हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स विद डीएस राजपूत में आपका स्वागत है। और आज अपन चर्चा करने वाले हैं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे आपके जो बच्चे रेगुलर जुड़े हुए हैं उनके मैं नाम लेना चाहूँगा। तो सबसे पहले है अविरल मिश्रा, और उसके बाद है आपका अमृता तोमर, फिर है महावीर सैनी, फिर निखिल कुशवाहा, ऋषभ कुमार और समीर योगी। ये बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलरली जुड़े हुए हैं, तो मैं इनको बहुत थैंक यू बेटा। और आप ऐसे ही जुड़े रहो तो मैं आपको ऐसे ही पढ़ाता रहूँगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जल्द से जल्द आपका सिलेबस पूरा करा दूंगा मैं, ठीक है ना। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं छोटे छोटे प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, और वो एक एक नंबर के आते हैं। कितने नंबर के आते हैं? एक एक नंबर के छोटे छोटे प्रश्न, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है आपका? सबसे पहले तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके पास प्रश्नों का कलेक्शन हो जाए, और इनको एक अच्छी सी नोटबुक में नोट कर लेना। तो सबसे पहले देखो क्या है, आपसे कहा गया है कि गतिशील आवेश से कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। गतिशील आवेश से कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न होते हैं? तो पहले चैप्टर में हमने आपको बताया था, गतिशील आवेश से विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है, आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल की सहायता से विद्युतशीलता का विमीय सूत्र या विमीय समीकरण निकालिए। अब यहाँ देखो, दो आवेशों के बीच जो बल लगता है ना, उसका फॉर्मूला ये है, ठीक है ना। अब ये आपकी जो एप्सिलॉन नॉट है ना, ये विद्युतशीलता है। तो यहाँ से अगर पक्षांतर करेंगे ना, तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ आ जाएगा और एफ यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना, इस हिसाब से। अब हम क्या करेंगे, देखो एप्सिलॉन नॉट की विमा पूछी है, एप्सिलॉन नॉट की क्या पूछी है? विमा। तो बराबर क्या करें, Q1 आवेश है, आवेश की विमा 80, Q2 भी आवेश है, आवेश की विमा 80 बटे 4 पाई नियतांक है, 4 पाई की विमा नहीं होगी, बल की विमा होती है MLT-2, और ये दूरी है R, इसकी विमा L होती है, स्क्वायर है तो L स्क्वायर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? L स्क्वायर। अब इसी को जचा लो तो ये हो जाएगा आपका M अकेला है सब में, तो M ऊपर जाएगा तो M की पावर -1 हो जाएगी, और L ये है, L ये है, L की पावर कितनी? 3 ऊपर जाएगी तो L की पावर -3। अब यहाँ देखो T की पावर -2 है, ऊपर जाएगी तो T की पावर +2, और 2T पहले से ही है तो T की पावर कितनी हो जाएगी? 4, और A इंटू A स्क्वायर। तो ये हो गई आपकी क्या? एप्सिलॉन नॉट की विमा। नोट कर लो उसको जल्दी से। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के लिए कूलाम के नियम का सदिश रूप लिखिए। कूलाम के नियम का सदिश रूप लिखिए, लिखना है केवल आपको, ठीक है ना। तो इसको मिटा देता हूं, आपको नोट कर लो इसे, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है ना। ये कूलाम का नियम है। अब इसको सदिश रूप बनाना है, तो सदिश रूप लिखना है, ठीक है ना। तो हमने क्या बताया था कि सदिश रूप में क्या करते हैं, हम F पे वेक्टर लगा देंगे और यहाँ R कैप हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ छोड़ दो, या फिर और आगे कर सकते हैं कैसे, ये आपको पता होना चाहिए कि कोई भी सदिश कैप है ना, A कैप है, तो इसका सूत्र होता है A वेक्टर बटे A वेक्टर का मापांक। और ये भी चीज़ हम बता दें आपको, A वेक्टर का मापांक जो है ना वो A होता है। अगर यहाँ स्क्वायर लगाओगे तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा, तो ये F वेक्टर बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर है ना, R स्क्वायर की जगह क्या रखोगे? R वेक्टर के मापांक का स्क्वायर। देखो जैसे A स्क्वायर की जगह A वेक्टर के मापांक का स्क्वायर लिखेंगे ना, वैसे R स्क्वायर की जगह R वेक्टर के मापांक का स्क्वायर लिख सकते हैं। R कैप की जगह क्या लिख सकते हो? R वेक्टर बटे R वेक्टर का मापांक। यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, पावर कितनी हो गई? 3। पावर कितनी हो गई? 3। तो ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R वेक्टर के मापांक का Q, और यहाँ हो जाएगा आपका R वेक्टर। ओके, ये हो गया इसका क्या? सदिश रूप। जल्दी से नोट कर लो इसको, ठीक है ना। कर लिया। अब यहाँ देखो चौथे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, दो बिंदु आवेशों के बीच स्थिर वैद्युत बल कितना है? F है। दो आवेश हैं, उनके बीच बल F है। यदि इन आवेशों को उतनी ही दूरी पर जल
जल का परावैद्युतांक कितना ले रखा है इसमें 80 में रख दिया जाए तब उनके बीच बल कितना होगा। तो इसको मैं मिटा देता हूं और पहले चैप्टर में आपको मैंने बताया है कि परावैद्युतांक क्या होता है। एप्सिलॉन आर जो होता है ना वो होता है वायु या निर्वात में बल बटे माध्यम में बल, ठीक है ना। तो एफ सफिक्स एम होता है माध्यम में बल, जब आवेश को कहाँ रख रहे हैं माध्यम में रख रहे हैं। निर्वात में कितना दे रखा है एफ और ये बटे में क्या आ जाएगा एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर का मान कितना है 80 दे रखा है सवाल में। तो जो बल है ना वो एफ बटे 80 मान लो या कह दो कि बल एफ 80 गुना कम हो जाएगा। बल जो है ना 80 गुना क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद कह रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है ई का फॉर्मूला क्या होता है एफ बटे Q0। तो क्या करोगे Q0 आपका परीक्षण आवेश होता है। तो किसी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर जब अपन लाएंगे ना तो उस पर बल लगेगा। तो Q0 पर लगने वाले बल F तथा Q0 के अनुपात को उस बिंदु पर क्या बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। और इसका सूत्र हो जाएगा आपका E बराबर एफ अपॉन क्यू। इसके हिसाब से अगर मात्रक बनाएंगे ना तो ये हो जाएगा आपका न्यूटन प्रति कूलाम। ऊपर बल है न्यूटन, नीचे आवेश है कूलाम, और इसका एक मात्रक और होता है वोल्ट पर मीटर। लिख लेना आप, ठीक है, थर्ड चैप्टर में बताया था मैंने आपको। ओके, फिर आपसे कह रहे हैं कि ये जो चित्र दे रखा है ना, चित्र में प्रदर्शित आवेशित खोखले बेलन के विद्युत क्षेत्र की बल रेखाओं को दर्शाइए। ये ऐसा चित्र दे रखा है और इसकी बल रेखाओं को आपको दर्शाना है। तो देखो मैं बताता हूँ आपको कि इसकी विद्युत क्षेत्र रेखाओं को कैसे दर्शाना है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका कितना, कैसे बनाएंगे इसको, ये यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहां से जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी वो एकदम सीधी निकलेंगी, ठीक है, इस हिसाब से। लेकिन यहां से थोड़ी सी ऐसे कर्व वाली निकलेंगी, ऐसे, और यहां से ऐसे, ऐसे, ठीक है ना। तो इसका चित्र मतलब ये जो खोखला बेलन है ना, इस पे आवेश है, तो इस आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी। ओके, बना लो इसको जल्दी से। छठा सवाल, अब इसमें क्या कह रहे हैं, सातवें सवाल में कह रहे हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हो। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हो। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव होता है एक माइनस का Q आवेश और एक प्लस का Q आवेश, दोनों के बीच की दूरी 2a, ठीक है ना। इस पूरे निकाय को बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। इस पूरे निकाय को क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव। अगर हम किसी एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी का गुणा कर दें तो ये हो जाता है आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये एक सदिश राशि है तो इस पर वेक्टर भी लग जाएगा, और सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी होगी। दिशा होती है इसकी, P की दिशा होती है माइनस Q आवेश से प्लस Q आवेश की ओर। फिर से सुनो, विद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से दर्शाते हैं। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम इंटू मीटर। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ये देखो Q है और A है तो दूरी है ये, तो कूलाम इंटू मीटर, और विमा इसकी हो जाएगी ATL। विमा क्या हो जाएगी, Q की AT, दूरी की L, तो ATL। और ये सदिश राशि है, इसकी दिशा क्या होती है, माइनस Q आवेश से प्लस Q आवेश की ओर। ओके, फिर इसके बाद क्या, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, तो निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक होता है Kp अपॉन RQ। K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो P अपॉन RQ। और P क्या है आपको पता ही है, ये Q इंटू 2a। फिर क्या है कि क्या वस्तु का आवेश उसके वेग पर निर्भर करता है, नहीं, वस्तु का जो आवेश है उसके वेग पर निर्भर नहीं करता है, द्रव्यमान करता है, ठीक है ना। क्वार्क कणों पर आवेश की मात्रा क्या होती है, क्वार्क कणों पर हमने आवेश की मात्रा तुम्हें बताई है
प्लस माइनस EY3 कोमा प्लस माइनस 2EY3। क्वार्क कण जो है ना इलेक्ट्रॉन से भी छोटे माने गए हैं, लेकिन फिर भी हम इलेक्ट्रॉन को ही सबसे छोटा आवेश मानते हैं, क्योंकि क्वार्क कण जो है ना स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। ठीक है ना, तो आई थिंक आपको ये समझ में आए होंगे, नोट कर लो, फिर चलते हैं इसके और आगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने छांट रखे हैं, ठीक है ना, नोट करो इसको। अब अपन बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की जो मैंने और यहाँ लिख रखे हैं। 10 क्वेश्चन अभी डिस्कस कर चुके हैं अपन, 10 क्वेश्चन ये और हैं, करीबन 50-60 क्वेश्चन अपन डिस्कस करने हैं आज। ठीक है ना, तो सबसे पहला 11 का क्वेश्चन क्या है? 11 का क्वेश्चन ये है, एक क्वांटम आवेश का मान लिखिए। एक क्वांटम आवेश का मान जानते क्या होता है? एक क्वांटम आवेश का मान होता है जो इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान होता है या प्रोटॉन के आवेश का मान होता है, उसी को एक क्वांटम आवेश का मान बोलते हैं। इसको मूल आवेश भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मूल आवेश या आवेश का क्वांटम बोलते हैं। ठीक है ना, एक क्वांटम आवेश का मान कितना होगा? जो इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान होगा, या कह दो कि जो प्रोटॉन के आवेश का मान होगा, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। कोई दिक्कत? फिर इसके बाद कह रहे हैं कि r दूरी पर स्थित, अगला सवाल है, r दूरी पर स्थित दो प्रोटॉनों के मध्य स्थिर विद्युत बल F है। यहाँ देखो, दो प्रोटॉन हैं, दो क्या हैं? प्रोटॉन हैं, और उनके बीच की दूरी क्या है? r है। ठीक है ना, तो इनके बीच बल कितना लग रहा है? F लग रहा है। इनके बीच बल कितना लग रहा है? F लग रहा है। ठीक है ना, अब कह रहे हैं कि यदि प्रोटॉनों को हटाकर इलेक्ट्रॉन रख दें तो बल कितना होगा? अगर हम इन प्रोटॉनों को हटा के इलेक्ट्रॉन रख दें, क्या रख दें? इलेक्ट्रॉन, तो याद करो F का सूत्र होता है आपका 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 R²/R²। ध्यान सुनना, ये नियतांक है, बदला नहीं, दोनों के बीच की दूरी भी नहीं बदली। क्या कह रहे हैं? ये Q1 Q2 आवेश हैं, पहले ये आवेश प्रोटॉनों के थे, अब ये आवेश इलेक्ट्रॉनों के हो गए, तो बल कितना होगा? तो मैं बता दूं आपको कि बल चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वही प्रोटॉन का आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आवेश दोनों कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। परिमाण में दोनों कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। प्रकृति में अलग होता है, प्रोटॉन पे प्लस होता है और इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है। समझ गए? तो यहाँ पे भी बल F ही होगा, यहाँ पे भी बल F ही होगा। इसका हो जाएगा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। ओके, फिर इसके बाद कह रहे हैं कि एक आवेश के द्वारा दूसरे आवेश पर लगने वाला विद्युत बल कितना है? F है। एक अन्य आवेश की उपस्थिति में प्रथम आवेश के द्वारा दूसरे आवेश पर कितना बल लगेगा? देखो, दो आवेश हैं, एक को मान लिया Q1 और एक को मान लिया Q2, दोनों के बीच की दूरी जो भी रही हो, इनके बीच बल कितना है? F है। अब सवाल कह रहे हैं कि तीसरे आवेश की उपस्थिति में एक तीसरा आवेश इनके पास आ गया, तो तीसरे आवेश की उपस्थिति में पहले आवेश द्वारा इस पे बल कितना होगा? इतना ही होगा, क्योंकि हमने एक के चैप्टर में बताया था दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल किसी तीसरे आवेश की उपस्थिति और अनुपस्थिति पे निर्भर नहीं करता है। जितना पहले बल लग रहा था दोनों के बीच, उतना ही F बल अभी भी लगता रहेगा। ठीक है ना, फिर इसके बाद करें कि यदि किसी माध्यम का परावैद्युतांक 1 है, माध्यम का परावैद्युतांक कितना है? 1 है। 1 चाहो तो अपन अंकों में लिख सकते हैं। किसी माध्यम का परावैद्युतांक 1 है, तो उसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता कितनी होगी? तो हम आपको बता दें कि एप्सिलॉन m बराबर होता है ε0 अपॉन, या एप्सिलॉन r लिख दो, ये होता है एप्सिलॉन r बराबर होता है एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है ना, तो एप्सिलॉन m क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन m हो जाएगा आपका एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r। ठीक है ना, एप्सिलॉन m आपसे पूछ रहे हैं, एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और परावैद्युतांक एप्सिलॉन r परावैद्युतांक है। नहीं समझे? एप्सिलॉन m को निरपेक्ष विद्युतशीलता भी कहते हैं। तो निरपेक्ष विद्युतशीलता का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r। एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता होती है, और एप्सिलॉन r जो है ना परावैद्युतांक होता है। तो सवाल में परावैद्युतांक 1 दे रखा है, तो यहाँ 1 रखोगे और इसका मान रखोगे तो गुणा करोगे 1 का, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो निरपेक्ष विद्युतशीलता वही हो जाएगी 8.85 गुणा 10⁻12। ठीक है ना, फिर इसके बाद क्या कह रहे हैं? दो बिंदु आवेशों Q1 तथा Q2 के लिए Q1 इंटू Q2 लेस देन 0 है। दोनों आवेशों के मध्य बल की प्रकृति क्या होगी? दो आवेश हैं Q1 Q2,
और इनका गुणा जो है ना 0 से छोटा है। दो आवेश है Q1 Q2 और इनका गुणा जो है ना 0 से छोटा होता है। आप मुझे ये बताओ कि दो आवेशों का गुणा या दो संख्याओं का गुणा 0 से कब छोटा होगा? 0 से छोटा होने का मतलब माइनस में आ जाए। तो दो संख्याओं का गुणा माइनस में कब आता है? जब एक प्लस की हो और एक माइनस की हो, तो दोनों का गुणा माइनस में आ जाएगा। वैसे सिस्टम यहाँ पे है, एक प्लस का आवेश होगा और एक माइनस का, तो गुणा करोगे तो वो 0 से छोटा आ जाएगा। तो प्लस और माइनस में क्या होगा? आकर्षण। तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल की प्रकृति क्या होगी? आकर्षण होगी। सॉरी यहाँ पे, और यहाँ पे इसी सवाल में सेम टू सेम दे दे रखा है। यहाँ पे लेस देन था, यहाँ पे ग्रेटर देन था। तो दोनों आवेशों का गुणा 0 से बड़ा कब होगा? 0 से बड़ा मतलब धनात्मक संख्या, और धनात्मक संख्या मतलब दो संख्याओं का गुणा धनात्मक कब होगा? जब या तो दोनों संख्याएं प्लस की हों या दोनों संख्याएं माइनस की हों। माइनस माइनस का गुणा भी प्लस का होता है। तो यहाँ बल की प्रकृति क्या हो जाएगी? दोनों प्लस के आवेश होंगे या दोनों माइनस के, तो बल की प्रकृति हो जाएगी प्रतिकर्षण। बल की प्रकृति क्या हो जाएगी? प्रतिकर्षण। ऊपर वाले में हो जाएगी यहाँ पे आकर्षण और यहाँ हो जाएगी आपकी प्रतिकर्षण। ठीक है ना। फिर कह रहे हैं विद्युत क्षेत्र E में, विद्युत क्षेत्र E में रखे Q आवेश, E में रखे Q आवेश पर कार्यरत बल कितना होगा? तो ये तो हमने लिखाया है, F बराबर QE। किसी भी विद्युत क्षेत्र में आवेश पे कितना बल लगता है? F बराबर QE। फिर आ जाओ यहाँ पे, ये नोट कर लो चाहो तो इसमें से कुछ भी। तो हम जो है ना अगला सवाल बता रहे हैं आपको, ये किसी आवेशित, अब इसमें क्या कह रहे हैं आपसे? किसी आवेशित कण के द्रव्यमान और आवेश पर चाल का क्या प्रभाव पड़ता है? तो हमने तुम्हें बताया था कि आवेशित कण के द्रव्यमान पे चाल का प्रभाव पड़ता है, आवेश पे नहीं पड़ता। कोई भी आवेशित कण है ना, भाग रहा है, तो उसकी स्पीड का जो प्रभाव है ना उसके आवेश पे नहीं पड़ेगा, उसके द्रव्यमान पे पड़ेगा। बहुत ज़्यादा स्पीड कर दोगे, प्रकाश की कोटि की स्पीड कर दोगे ना, तो उसका द्रव्यमान बढ़ेगा, बट उसका आवेश कोई चेंज नहीं होगा, आवेश में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है ना। फिर इसमें कह रहे हैं कि उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कितना होगा जो एक इलेक्ट्रॉन के भार को संतुलित कर दे। एक इलेक्ट्रॉन के भार को संतुलित कर दे। इलेक्ट्रॉन पे कितना बल लगेगा? F बराबर QE। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है E, ठीक है ना। न्यूटन के हिसाब से F बराबर ma। अगर F बराबर mg भार, तो अगर ये संतुलन की स्थिति में होंगे तो दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे। E बराबर mg, तो E पूछा आपसे, तो ये हो जाएगा आपका mg बटे E। इसमें क्या करना? m क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10⁻⁻19 गुणा g क्या होगा? चाहो तो आप 9.8 लिख लो, चाहो तो आप 10 लिख लो। E की जगह क्या लिखोगे? 1.6 गुणा 10⁻⁻19। ठीक है। इस पूरे को सॉल्यूशन कर लेना, आ जाएगा। गुणा भाग तो कर लोगे। ठीक है। फिर आपसे कह रहे हैं कि निर्वात में स्थित दो आवेशों के मध्य F बल लग रहा है। यदि इन आवेशों के मध्य पीतल की प्लेट रख दी जाए तब बल का मान क्या होगा? 0 हो जाएगा। पीतल की प्लेट रख रहे हैं, देखो दो आवेश हैं Q1 Q2, फिलहाल ये निर्वात में, तो दोनों के बीच कितना बल लगेगा? 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे r²। और जैसे ये माध्यम की बात करें, दोनों के बीच में पीतल की प्लेट रख दो, तो इसमें एप्सिलॉन और एप्सिलॉन आर का गुणा और हो जाएगा। समझ गए ना। और पीतल धातु होती है, धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है, तो एप्सिलॉन आर की जगह अनंत रखोगे तो अनंत का गुणा नीचे करोगे, सब अनंत हो जाएंगे नीचे वाले। फिर अनंत का भाग लगाओगे ऊपर तो 0 हो जाएगा। तो दोनों के बीच बल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है ना। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। इसको कुछ नोट करना हो तो कर लो जल्दी से, और आगे डिस्कस करेंगे अपन। ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं आगे के कुछ प्रश्नों में। तो अगला नंबर किसका है? 21 का। ठीक है ना। 20 क्वेश्चन अपन डिस्कस कर चुके हैं और अब अपन इसके बाद आगे चलते हैं। तो सबसे पहला 21वां प्रश्न क्या है? इसमें उस प्रयोग का नाम लिखिए जिससे विद्युत आवेश की क्वांटम प्रकृति की स्थापना हुई। क्वांटम प्रकृति हमने बताई थी आपको, इलेक्ट्रॉन एक सिंगल आवेश के रूप में ट्रांसफर होता है, समझ गए ना। तोड़ के उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता, तो उसको आवेश की क्वांटम प्रकृति बोलते हैं। ठीक है ना।
और आवेश के क्वांटम का जो मान होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश या प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है। तो किसने प्रयोग किया था भाई, कौन सा प्रयोग था, मिल्कन तेल बूंद प्रयोग, तेल बूंद प्रयोग, ठीक है ना, मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, मिल्कन ने किया था, साइंटिस्ट का नेम है, तेल बूंद प्रयोग नाम से वो फेमस है हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। इससे पता चलता था कि इलेक्ट्रॉन क्वांटम, मतलब इलेक्ट्रॉन आवेश की जो प्रकृति है वो क्वांटम है। फिर कह रहे हैं 22 के में क्या कह रहे हैं कि आदर्श विद्युत द्विध्रुव की शर्त बताओ। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या बताया था हमने आपको, P बराबर Q इंटू 2A। तो ये आदर्श कब होगा, आदर्श ये तब होगा जब आवेश का मान बहुत ज्यादा हो, उच्च हो। आवेश कैसे हो, आवेश आपके उच्च हों और उनके बीच की दूरी निम्न हो, उनके बीच की दूरी कैसी हो, कम हो, और दूरी क्या हो, बहुत ज्यादा कम हो। तो उससे जो द्विध्रुव बनेगा वो आदर्श विद्युत द्विध्रुव होगा। द्विध्रुव होता क्या, हम आपको पहले ही बता चुके हैं, माइनस का Q आवेश प्लस का Q आवेश परस्पर अल्प दूरी 2A पे रखे हों, इस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव। ये आदर्श कब होगा, जब आवेश बहुत ज्यादा हो और दूरी बीच की कम हो। तो हमने ये लिखा Q टेंड्स टू इंफिनिटी और 2A टेंड्स टू 0। ओके, फिर आपसे कह रहे हैं ऐसे कण का उदाहरण दीजिए जिसका विराम द्रव्यमान शून्य होता है तथा अनावेशित होता है। क्या पता है आपको, बोलो भाई, ऐसा कोई कण है आपकी नजर में जिसका विराम द्रव्यमान 0 हो और अनावेशित हो, उदासीन हो? तो क्या नाम है उसका, फोटोन। क्या नाम है उसका, फोटोन। फिर इसके बाद का जो क्वेश्चन है इसमें कह रहे हैं, समझ गए ना, ये वाला फोटोन वाला। फोटोन एक ऐसा कण है जिसका विराम द्रव्यमान क्या होता है, 0 होता है। विराम द्रव्यमान क्या होता है, 0, और उस पर कोई आवेश नहीं होता। फिर कह रहे नियतांक k बराबर 1/4πε0 का मान किन कारकों पर निर्भर करता है? तो जो k का मान है ना, k का मान होता है 1/4πε0। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो ये जो है ना माध्यम की प्रकृति पे भी निर्भर करता है, माध्यम की प्रकृति पे भी निर्भर करता है और मापन पद्धति पे भी निर्भर करता है। मापन की पद्धति, कि हम CGS में चल रहे हैं कि MKS में चल रहे हैं, ठीक है ना, मापन की पद्धति पे भी निर्भर करता है। फिर उसके बाद कह रहे हैं आपसे 7n14 के नाभिक में आवेश पूछा है आपसे, ठीक है ना। तो आवेश होता है Q बराबर Ne, n होता है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉनों की संख्या। तो इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन हैं, इसके नाभिक में जो है ना प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 7। तो हम इसमें 7, n की जगह 7 रख लेंगे, और E का मान आपको पता ही है 10⁻⁹ 1.6 × 10⁻−19। 7 का गुणा कर लेना, 7 × 42 की 2, वहां से 4, 7 × 7 = 11 दशमलव आ जाएगा यहाँ पे 10⁻−19 कूलम। ओके, फिर आपसे पूछा है, ये तो पता ही होगा यार, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, 7n14 के नाभिक में कितने प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन पे तो आवेश होता नहीं, नाभिक पे पूछा है ना, तो कितने प्रोटॉन है इसमें, 7। तो 7 रख दो n की जगह, E का मान 1.6 × 10⁻19 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद ये है एबोनाइट की जो छड़ है, इसको अगर हम फर से रगड़ें, फर कोई पदार्थ होगा, एबोनाइट भी पदार्थ है, अगर हम एबोनाइट को किससे रगड़ें, फर से रगड़ें, तो एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित क्यों हो जाती है? एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित हुई है, इसका मतलब उस पे इलेक्ट्रॉन आए हैं, कहां से आए हैं, फर से। तो फर से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के एबोनाइट पे चले जाते हैं। तो इसका मतलब ये ना, फर पे जो है ना इलेक्ट्रॉन जो है ना कम दृढ़ता से बंधे होंगे, और जैसे उसको रगड़ा तो फर से इलेक्ट्रॉन निकल के एबोनाइट पे चले गए। फर से इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो फर पे प्लस आवेश होगा, एबोनाइट पे पहुंचे तो एबोनाइट पे माइनस आवेश होगा। तो ये कंडीशन आप इसमें लिख देना। फिर आपसे कह रहे हैं कि आवेश के CGS तथा SI मात्रकों के नाम लिखिए, इनके मध्य क्या संबंध है। तो एक बार मैं इसको रफ कर देता हूं, फिर अपन आगे लिखते हैं, ठीक है ना।
कौन सा नंबर है? 27, ठीक है ना। क्या है इसमें? कह रहे आवेश के सीजीएस तथा एसआई मात्रकों के नाम लिखिए। तो सीजीएस मात्रक क्या है? स्टेट कूलाम, और एसआई क्या है? कूलाम। आवेश का एसआई मात्रक क्या है? कूलाम। और इनके संबंध क्या है बीच में? तो एक कूलाम का मान जानते हो 3 × 10⁹ ESU। ESU को हिंदी में स्टेट कूलम बोलते हो, ठीक है ना। स्टेट कूलम के बराबर होता है। ESU का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। एक के चैप्टर में पढ़ाया हूं मैंने। एक कूलम बराबर होता है 3 × 10⁹ ESU कह दो या स्टेट कूलम कह दो, ओके। फिर 28 के हम कह रहे हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव कब स्थायी होता है? एक समान विद्युत क्षेत्र है ना, इधर देखो, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है E, इसमें विद्युत द्विध्रुव रखा। विद्युत द्विध्रुव मतलब -Q और +Q आवेश रखा, थीटा रख दिया, थीटा पे। तो P बराबर होता है आपका, ये द्विध्रुव जो है ना कब स्थायी होगा, ठीक है ना। तो टॉ बराबर होता है आपका PE sin थीटा। टॉ बराबर क्या होता है? PE sin थीटा। अब यहाँ देखो P की दिशा जो है ना, P की दिशा हमने तुम्हें बताई थी -Q आवेश से +Q आवेश की ओर। तो ये P की दिशा है, ये E की दिशा है। तो ये जो विद्युत द्विध्रुव है तब स्थायी माना जाएगा जब P की दिशा और E की दिशा क्या हो जाए? सेम हो जाए। यानी कि ये बिल्कुल ऐसा रखा जाए, ये बिल्कुल जो है ना ऐसा रखा जाए, -Q इधर +Q इधर, समझिए ना। मतलब थीटा कितना होना चाहिए? 0। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव तब स्थायी माना जाएगा जब थीटा क्या हो? 0। मतलब P और E जो है ना कैसे हो? एक ही दिशा में हो। P वेक्टर तथा E वेक्टर की दिशा क्या हो? सेम हो, ऐसा लिख देना। फिर इसमें कह रहे हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर परिणामी बल कितना होगा? 0। एक समान विद्युत क्षेत्र है, इस पे परिणामी बल, इस पे कितना लगेगा? +QE वेक्टर, इस पे कितना लगेगा? -QE वेक्टर। टोटल करोगे क्या होगा? 0। विद्युत द्विध्रुव पर परिणामी बल, ये पूरा डेरिवेशन करवाया है हमने पहले चैप्टर में, देख लेना आप, ठीक है ना। फिर आपसे कह रहे हैं कि क्या गुरुत्वीय बल पिंडों के मध्य उपस्थित माध्यम पे निर्भर करता है? गुरुत्वीय बल जानते हो, 11th में पढ़ा था। गुरुत्वीय बल जो है ना पिंडों के मध्य माध्यम पे निर्भर नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नहीं, ठीक है ना। तो इसको मैं इसमें भी देख लो, कुछ नोट करना हो, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट तो ले ही लो, ठीक है ना, और नोट कर लो इसको, कुछ भी नोट करना आपको। फिर इसके बाद और आगे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। अब तक हम लोग 30 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अब अपन बात करते हैं और आगे के क्वेश्चंस की। और हमने बताया था कि इस चैप्टर में 50 छोटे छोटे प्रश्न मैंने छांटे हैं और वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप इसको पूरा देखें तो ज़्यादा बेस्ट होगा। तो 31 क्वेश्चन क्या है आपका? 31 क्वेश्चन में कह रहे हैं विद्युत आवेश से क्या तात्पर्य है। तो हमने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया हुआ है कि आवेश कोई वस्तु का नाम नहीं है, ये वस्तु की प्रॉपर्टी है, गुण है। तो वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपने चारों तरफ विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या अनुभव करता है, उसको बोलते हैं विद्युत आवेश, ठीक है ना। यहाँ लिखा भी है मैंने, देख लेना आप, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं विद्युत आवेश कहलाता है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आवेशों की गतिक अवस्था का अध्ययन किया जाता है? तो शुरू के जो 4 चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं ना, उसमें आवेशों का अध्ययन कब करते हैं? जब आवेश आपके रुके हुए हों, आवेश आपके रेस्ट पे हों, ठीक है ना, रुके हुए आवेशों का अध्ययन करते हैं। बट इसमें पूछा है गतिक अवस्था में आवेशों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? तो वो है आपकी गतिक विद्युत की। क्या है वो? गतिक विद्युत की। फिर इसमें कह रहे हैं किस प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते हैं? प्लस प्लस माइनस माइनस एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते हैं, ये एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये बोलते हैं समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते हैं, या कह दो कि हाँ प्रतिकर्षित करते हैं, ओके। अगला क्वेश्चन क्या है? क्या आवेश का स्थानांतरण किया जा सकता है? यस, आवेश का स्थानांतरण किया जा सकता है। आवेश को हम एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर कर सकते हैं, ओके। फिर कह रहे हैं कि 12.5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के आवेश की गणना करो। ये छोटा सा न्यूमेरिकल आ गया। इसमें देखो 35 है,
इसमें दिया क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर 12.5 गुणा 10 पे घात 18 इतने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, ठीक है ना। और आपसे पूछा है आवेश q बराबर क्वेश्चन मार्क, तो हमने आपको q बराबर ne लिखाया था। क्या लिखाया था? q बराबर ne। तो n की जगह क्या रखोगे? 12.5 गुणा 10 पे घात 18 गुणा 1.6 गुणा 10 पे घात -19, ठीक है ना। तो ये e का मान रख दिया, ये n का मान रख दिया, गुणा कर लोगे 10 पे घात 18 प्लस के 10 पे घात 19 माइनस के, तो माइनस का 1 बचेगा। माइनस के कितने बचेंगे? 1। तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, 125 में कितने का गुणा कर लो? 16 का। 16 पंचो 80, 08, 16 दूनी 32, 8, 40, 0, 4, 16 एकम 16, 4, 20, ये ठीक है ना। अब यहाँ देखो इन दोनों का गुणा कितना हुआ? 2000। लेकिन यहाँ दशमलव का एक अंक ये है, दशमलव का एक अंक ये है, और एक घात माइनस की भी तो बच रही है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 20.00 गुणा 10 पे घात -1। नहीं समझे? इधर देखो दशमलव के 2 अंक है ना, तो हमने दशमलव के 2 अंकों पे दशमलव लगा दिए, 2 अंकों पे, और यहाँ 18 प्लस के 19 माइनस के, तो माइनस का 1 पावर बचेगा। तो ये पावर भी इसमें दशमलव लगा देगा, कितना? 2.000 इतना कूलम, और दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता, तो 2 कूलम हम लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 2 कूलम लिख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका कितना? आवेश का मान हो गया 2 कूलम। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। फिर आगे क्या कह रहे हैं? 35 का हो गया, नोट कर लो इसको, क्योंकि 36 का भी न्यूमेरिकल है, जगह उतनी है अपने पास, इसको मिटाना पड़ेगा। इसको नोट कर लिया क्या? करो जल्दी से। फिर आपसे कह रहे हैं 36 में यदि दो आवेशित कणों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो दोनों के मध्य लगने वाले विद्युत बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 2 आवेशित कण हमने मान लिए Q1 और Q2, ठीक है ना। तो इनके बीच बल क्या लगेगा? K Q1 Q2 बटे R²। नहीं समझे? 2 आवेशित कणों के बीच लगने वाला बल ये होता है। K क्या है आपको बताया हुआ है मेरा, K होता है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे कितना? R²। ओके, अब प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न ये कह रहा है कि अगर हम दोनों आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दें, दोनों आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दें, मतलब हम बल को F' मान ले रहे हैं और दूरी की जगह हम दूरी को आधा करके रख रहे हैं। सवाल में क्या कह रहे हैं? 2 आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच बल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये हो जाएगा आपका कितना? K Q1 Q2 बटे R² बटे 4। R बटे 2 का स्क्वायर करोगे R² बटे 4, 4 पलट के ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 K Q1 Q2 बटे R²। और ये किसका मान है? F का मान है। तो F' कितना आ गया? 4F। कुछ समझे इससे? इससे हम ये समझे कि अगर हम दोनों आवेशित कणों के बीच की दूरी आधी कर दें तो बल 4 गुना हो जाएगा। बल क्या हो जाएगा? 4 गुना। आई थिंक समझ में आया होगा आपको, नोट करो इसको जल्दी से। फिर कह रहे हैं कि कूलाम बल न्यूटन के किस नियम का पालन करता है? तो आपको बताया था मैंने, कूलाम का जो बल है वो न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है। कौन से नियम का? तृतीय नियम का पालन करता है। लिख लेना इसको, ठीक है ना। फिर कह रहे हैं आवेशों की गतिशील अवस्था में विद्युत बल के साथ साथ कौन सा बल कार्य करता है? जब आवेश गतिशील अवस्था में होते हैं तो उन पे विद्युत बल के साथ साथ चुंबकीय बल भी कार्य करता है। लिख सकते हो क्या? जब आवेश गतिशील अवस्था में होते हैं तो उन पे विद्युत बल के साथ साथ चुंबकीय बल भी कार्य करता है। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं धातुएं जानते हो ना? धातुएं सुचालक होती हैं। धातुएं कैसी होती हैं? सुचालक होती हैं। धातुओं या सुचालकों के लिए परावैद्युतांक ε r का मान कितना होता है? तो याद रखो इसको,
एप्सिलॉन आर का मान अनंत होता है। किसके लिए? धातुओं के लिए। धातुओं के लिए एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है? अनंत होता है, ठीक है ना। और इसके आगे आपसे कहा है किसी बिंदु पर, इसके आगे क्या कहा है? किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर रखे एकांक धनावेश पर लगने वाले बल का मान किसके तुल्य होगा? किसी बिंदु पर रखे एकांक धनावेश पर लगने वाले बल का मान किसके तुल्य होगा? तो यहाँ तो आपको बल F बराबर क्या होता है? QE। एकांक धनावेश मतलब Q का मान कितना? 1 कूलम। तो F बराबर क्या हो जाएगा? 1 गुणा E। तो मतलब F बराबर कितना हो जाएगा? E। तो मतलब क्या हुआ इसका कि किसी बिंदु पर रखे एकांक धनावेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के तुल्य होता है। कह रहे हैं ना कि किसके तुल्य होता है? तो हम कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के तुल्य होता है। ये बल है, ये आवेश है और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अगर Q का मान 1 हो जाएगा ना तो बल किसके बराबर हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के। तो लगने वाला बल, एकांक धनावेश पर लगने वाला बल उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर हो जाएगा। फिर कह रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र लिखिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र लिखिए। विमीय मतलब विमा, विमा लिखनी है इसकी। कौन सा है? 41, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको पता है कि भाई E बराबर क्या होता है? F बटे Q। मतलब E की विमा क्या हो जाएगी? E की विमा हो जाएगी आपकी बराबर में ऊपर F की विमा, बल की विमा। तो बल की विमा क्या होगी? mL_t-2 बटे आवेश है, आवेश की विमा क्या होती है? AT। इसको ऊपर ले जाओ तो mL t पे पावर -2 है ना, एक और आ जाएगी तो t पे घात -3 हो जाएगी और a पे घात -1 हो जाएगी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा क्या हो जाएगी? mL_t-3 a-1। 42 के में कह रहे हैं कि एक बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिख लिए। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? KQ बटे R²। R दूरी है, Q आवेश है। आप चाहो तो इसमें K का मान रख सकते हो, K का मान रख सकते हो, ठीक है ना, इस हिसाब से। फिर इसके बाद आपसे कहे हैं डेवाई किसका मात्रक है? तो आपको पता होना चाहिए डेवाई किसका मात्रक है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। डेवाई किसका मात्रक है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। ओके, याद रखना इसको। फिर आपसे कह रहे हैं विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर बल आघूर्ण किस स्थिति में अधिकतम होता है? किस स्थिति में अधिकतम होता है? तो बल आघूर्ण का सूत्र क्या होता है बेटा? टाउ बराबर या टॉ बराबर PE sin थीटा। टॉ बराबर PE sin थीटा। ये टॉ मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा कितना होगा? 90 डिग्री। sin 90 का मान 1। तो ये कितना बचेगा? PE बचेगा। तो याद रखना कौन सा है ये? 44 का। विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर बल आघूर्ण कब, किस स्थिति में अधिकतम होगा? जब वो विद्युत क्षेत्र की लंबवत डिग्री 90 डिग्री पे रखा हो। विद्युत द्विध्रुव जो है ना विद्युत क्षेत्र की लंबवत दिशा में रखा हो। ओके, फिर कह रहे हैं कि किसी द्विध्रुव के केंद्र से समान दूरी पर स्थित अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय बिंदु पर तीव्रता में क्या संबंध है? तो हम आपको बता देते हैं कि E अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय बिंदु पर क्या होती है? 2kP/r³ और E निरक्ष पे कितनी होगी? निरक्षीय स्थिति पे कितनी होगी? kP/r³। अब यहाँ देखो ये और ये समान है ना, तो यहाँ E निरक्षीय नहीं लिख सकते हो। तो जो है ना E अक्षीय बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुणा E निरक्षीय। समझ गए ना? मतलब ये हुआ कि निरक्षीय स्थिति में जो तीव्रता होती है ना उसका डबल करोगे तब जाके आपको अक्षीय स्थिति में तीव्रता प्राप्त होगी। ये दोनों का क्या है? संबंध है। अक्षीय स्थिति में तीव्रता जो है ना निरक्षीय स्थिति की तीव्रता की 2 गुनी होती है। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। 5 क्वेश्चन अपन और डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, नोट कर लो इसको जल्दी से। अब जो है ना अपन बचे हुए 5 प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं और ये पांचों के पांचों न्यूमेरिकल छोटे छोटे जो 1 नंबर में आ जाते हैं, ठीक है ना, इस टाइप के।
तो सबसे पहला क्या है कि एक चालक पर 1 कूलाम का ऋणावेश है, इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। अब यहाँ देखो पता ही है कि ऋणावेश है तो इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, आपसे पूछ रहे कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखोगे, क्वेश्चन नंबर है 46, दिया है Q बराबर है आपका 1 कूलम, N पूछा है आपसे, ठीक है ना। तो आपको पता है कि Q बराबर N ही होता है फॉर्मूला, तो N बराबर क्या हो जाएगा Q अपॉन E। Q की जगह क्या रखोगे 1, E की जगह 1.6 गुणा 10 पे घात माइनस 19, ठीक है। 19 को ऊपर ले जाओगे और यहाँ से दशमलव हटाओगे तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा और 19 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 1 0 यहाँ से ले लो तो यहाँ 100 कर लो तो बटे में 16 और यहाँ 10 पे घात कितनी रह जाएंगी 18। 100 का भाग लगाओ, सॉरी 16 का भाग लगाओ 100 में, 16 निम्मा नहीं 16 छक्के 96, 16 छक्के 96, 4 बची 16 दूनी 32, 8 बची 16 पंचे 80। इतने इलेक्ट्रॉन जो है ना उस पे अधिक होंगे, 6.25 गुणा 10 पे घात 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। बोलो अब सेकंड वाला देखो, यानी कि 47, इसमें कहें 3.2 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होगा, इसमें भी इलेक्ट्रॉन पूछे हैं आपसे। तो 47 में भी इलेक्ट्रॉन पूछे, Q बराबर दे रखा है 3.2 कूलम और आपसे पूछा है N, फिर से वही फॉर्मूला Q बराबर NE, तो N बराबर हो जाएगा Q अपॉन E। तो Q की जगह रखोगे 3.2 और यहाँ रखेंगे 1.6 गुणा 10 पे घात माइनस के 19। तो ये देखो 1.6 से 3.2 कटेंगे, पूरे पूरे 2 बार कटेंगे, 16 दूनी 32, तो ये हो जाएगा 2 गुणा, ये ऊपर जाएंगी घातें तो प्लस की, तो 2 गुणा 10 पे घात 19 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। नोट कर लो इसको जल्दी से। फिर अपन बात करते हैं इसके बाद वाला, इसके बाद वाले में क्या है, मिटा दें इसको। अब इसके बाद देखो 48 में कह रहे हैं कि 5 गुणा 10 पे घात माइनस 8 कूलम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट पर मीटर होगी। तो यहाँ पे देखो इसमें दिया क्या है, 48 में दिया है Q का मान दिया है, Q बराबर है आपका 5 गुणा 10 पे घात माइनस 8 कूलम और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है 450 वोल्ट पर मीटर। कितनी दूरी पर होगी, मतलब दूरी पूछी है। तो ये बिंदु आवेश है ना, तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर KQ बटे R स्क्वायर। या चाहो तो आप छोटा q कर लोगे ना, तो यहाँ पे भी छोटा q हो जाएगा। अब R स्क्वायर R पूछी है ना, तो R स्क्वायर बराबर हो जाएगा KQ बटे E। तो K की जगह क्या रखोगे 9 गुणा 10 पे घात 9, Q की जगह 5 गुणा 10 पे घात माइनस 8 और E की जगह हो जाएगा 450। अब यहाँ देखो 9 पंजो 45, 9 पंजे 45, 10 पे घात 9 प्लस के हैं, 10 पे घात माइनस 8 हैं, तो 10 पे घात प्लस का 1 बचेगा और प्लस का 1 मतलब 10 बचेगा। तो 10 का गुणा 45 में करोगे 450 और बटे में भी कितना 450, कट के कितना 1 बच जाएगा। तो R स्क्वायर बराबर 1, तो R बराबर भी 1, तो R बराबर 1 मीटर। 1 मीटर की दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी उत्पन्न होगी 450 वोल्ट पर मीटर। कर लिया ना, समझ गए ना, ये बिंदु आवेश के कारण है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हालांकि ऐसे सवाल हमने न्यूमेरिकल में भी करवाए हैं। फिर इसके बाद क्या है, हीलियम नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहां देखो हीलियम नाभिक की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, हीलियम नाभिक की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हीलियम नाभिक जानते हो ना 2He4, ठीक है ना। 2He4 में 2He4 के नाभिक पर आवेश जानते हो कितना होता है, 2 गुना होता है। इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के आवेश का
2 गुना होता है, 2 का गुणा कर लेंगे तो 3.2, 16 दूनी 32, मतलब हीलियम के नाभिक पे इतना आवेश होता है। और कितनी दूरी पर पूछ रहे हैं? 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर। 1 एंगस्ट्रॉम मतलब 1 गुणा 10⁻⁻10 मीटर की दूरी पर आपसे कह रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ। और ये सवाल नंबर है आपका कितना? 49। अब आपसे ई पूछा है, क्या पूछा है? ई, ठीक है ना। तो ई बराबर अभी अभी फॉर्मूला लिखाया, के क्यू बटे आर स्क्वायर, के की जगह 9 गुणा 10⁻9, क्यू की जगह 3.2 गुणा 10⁻⁻19 बटे में आ जाओ, आर की जगह क्या रखोगे? 1 गुणा 10⁻−10 और ऊपर कितना? होल स्क्वायर। ओके, इनके गुणा कर लो, 9 दूनी 18, 8 हाथ से लगी 1, 9 तिया 27 और 1 28, तो ये 28.8 गुणा, यहाँ देखो 10⁻9 प्लस के 10⁻19 माइनस के, तो 10⁻−10 बचेंगे, बटे में 1 गुणा 10⁻−20, 10 माइनस के 20 माइनस के कट जाएंगे, नीचे 10 माइनस के बचेंगे ना, ऊपर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो 28.8 गुणा 10⁻+10, ठीक है ना। और अगर दशमलव इधर कर दोगे 2.88, तो घातें हो जाएंगी आपकी किसकी? 11 वोल्ट पर मीटर, या न्यूटन प्रति कूलम भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। आई थिंक आपको ये समझ, कैलकुलेशन है यार, इतनी तो कर लोगे। फिर इसके बाद कह रहे हैं अगला सवाल क्या है? 1 माइक्रो कूलम के 2 बराबर तथा विपरीत प्रकार है, प्रकाश नहीं, विपरीत प्रकार के आवेश 2.0 मिलीमीटर दूर रखे हैं, इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताइए। अब यहाँ देखो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? सबसे पहले इसमें दिया है, क्या है? दिया है Q बराबर कितना? 1 माइक्रो कूलम, माइक्रो हटा लो भाई, 10⁻⁻6, दूरी 2a, विद्युत द्विध्रुव के लिए दूरी क्या मानते हैं? 2a। कितनी दे रखी है इसमें? 2 मिलीमीटर। मिलीमीटर को कैसे हटाते हैं? 10⁻3 मीटर। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P पूछा है, तो P बराबर फॉर्मूला होता है Q इंटू 2a। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? Q की जगह 1 गुणा 10⁻6 और यहाँ 2 गुणा 10⁻3, तो 2 एकम 2 गुणा 10⁻9 कूलाम इंटू मीटर। तो ये थे आपके 50 टॉप अच्छे क्वेश्चन थे, जो एक के चैप्टर में एक एक नंबर के पूछ दिए जाते हैं, चाहे राजस्थान बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो। तो आई थिंक आपको ये समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।